हेलो एवरीवन, सभी का मेडिएक्स एजुकेशन चैनल पर सभी का स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक कंटिन्यू किया था, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। उसमें पार्ट फर्स्ट में हमने वासा प्रीविया के बारे में डिस्कस किया था। देन उसी को कंटिन्यू करते हैं और ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी पार्ट सेकंड में हम एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी मैंने एनलिस्ट की थी, उसमें मैंने बताया था कि वासा प्रीविया के बारे में डिस्कस करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉर्ड प्रोलैप्स, शोल्डर डिस्टोशिया, रप्चर्ड ऑफ यूट्रस, एक्यूट इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, ऑब्स्टेट्रिकल शोक, इनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस लेक्चर में हम एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड जब बेबी यूट्रस में यानी कि मदर के वोम्ब में जब ग्रोथ करता है तो इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स बन जाती है। ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन है। ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो फ्लूइड भरा होता है, फिल्ड आउट होता है, इसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये क्लियर होना चाहिए और इसके अलावा अगर हम देखें कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, कम ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए ना एक्सेसिव होना चाहिए। वो हम पढ़ते हैं इसके एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर कि पॉलीहाइड्रोमनियोस तो नहीं हुआ या ओलिगोहाइड्रोमनियोस की कंडीशन तो नहीं है, तो वो सारा सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड जो है यहाँ पे प्रॉपर मैनर में होते हुए भी क्या होता है कि कई बार जैसे यूट्रस अगर रप्चर हो जाता है तो यूट्रस के रप्चर होने की वजह से क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लीक होने लग जाता है। लीक होकर के अपने जो बॉडी के जो सर्कुलेशन है, बॉडी का जो सर्कुलेशन है उसमें चला जाता है। अब यहाँ पे क्यों चला जाता है, ऐसे कौन से कारण हैं कि उनकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो है हमारे सर्कुलेशन में चला गया, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या होता है। एम्बोलिज्म का मतलब होता है एक एम्बोलस, एक जैसे हम कहें कि हम जैसे पढ़ते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग मटेरियल्स के अंदर, तो क्लॉटिंग मटेरियल में हम देखते हैं कि भाई कई बार ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर, कोएगुलोपैथी की कंडीशन हो जाती है। तो उन कोएगुलोपैथी की कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि कुछ क्लॉट्स बन करके हमारी बॉडी के अंदर, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो उनके उनके लिए हम क्या करते हैं कि उनके लिए फिर फर्दर ट्रीटमेंट्स यूज किए जाते हैं। उनके लिए हम एंटीकोएगुलेंट्स ड्रग्स जो है हम देते हैं, जिससे कि वो क्लॉट जो है वो डिसॉल्व हो जाए और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यहाँ पे किसी तरीके का कोई ब्लड का क्लॉट नहीं गया है, यहाँ पे जो जाएगा वो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड लीक होकर के कहाँ पे जाएगा? सर्कुलेशन में जाएगा, मदर के सर्कुलेशन में जाएगा। कैसे जाएगा? उसके कई कारण हो सकते हैं, वो कारण अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये यूट्रस है, ये मदर का यूट्रस है। मदर की यूट्रस में बेबी नॉर्मल पोजीशन के अंदर है। ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड फील्ड है। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें कि प्लेसेंटा जो है वो भी अपर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हुआ है, इसका मतलब ये भी कंडीशन नॉर्मल है। अब देखिए एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन में ये होगा कि किसी प्रेशर की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से कहीं ना कहीं यूट्रस की वॉल कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ से क्या हो गई है, रप्चर हो गई है। तो रप्चर होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, यूट्रस की वॉल टियर हो जाएगी, यहाँ से थोड़ी सी फट जाएगी।
उसके फटने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड जो एमनियोटिक बैग ऑफ मेम्ब्रेन में भरा हुआ है, ये क्या होगा, ये निकल करके कहाँ पे चला जाएगा, रैपिडली कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारे सर्कुलेशन में शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये सर्कुलेशन में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं एम्बोलस बनाएगा। और एम्बोलस हमारे कार्डियक फंक्शंस के लिए सही नहीं है। अगर वो एम्बुलस अगर हमारे सर्कुलेशन में चला गया तो कहीं ना कहीं कार्डियक प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो यही क्या है, एक तरीके का एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब कि वो एम्बोलस जो किसका है, एमनियोटिक फ्लूइड का है, जो निकल करके कहाँ पे जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, मदर के ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन में जाकर के मदर की कार्डियक प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, यहाँ से देखिए आप अपने नोट्स भी राइट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने मेंशन की है कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कंडीशन अकर्स व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड एंटर द मैटरनल सर्कुलेशन। एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पे एंटर कर जाएगा, मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर कर जाएगा थ्रू ए टीयर। और टीयरिंग कहाँ पे होगी, या तो यूट्रस की कोई भी वॉल में, मेम्ब्रेन्स में, या फिर प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे अगर किसी तरीके की कोई टीयरिंग वगैरह हो जाती है, यूट्रस में कोई टीयरिंग वगैरह हो जाती है, तो एमनियोटिक फ्लूइड सीधा कहाँ पे चला जाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा तो सीधा कार्डियक एक्टिविटी को क्या करेगा, वो अल्टर करेगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पे एंटर कर जाएगा, मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर कर जाएगा। किसके द्वारा, एक टीयरिंग के द्वारा। टीयरिंग यानी कि एक तरीके से किसी वॉल का फट जाना, किसी वॉल की साइड्स पे क्या हो जाना, किसी तरीके का कोई रप्चर या डेब्रिस लाइक कंडीशन बन जाना, जिससे कि वो फ्लूइड जो है वो शिफ्ट हो जाए अंदर की तरफ। तो जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड शिफ्ट होगा और शिफ्ट होकर के मैटरनल सर्कुलेशन में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं कार्डियक एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो मदर जो है वो कैसी कंडीशन में रहेगी, वो कार्डियक प्रॉब्लम से सफर करेगी। और कार्डियक प्रॉब्लम से सफर करेगी तो बहुत सारी कंडीशंस, साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम्स लाइक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मदर को ब्रीदिंग डिफिकल्टी रहेगी, सांस लेने में कठिनाई रहेगी, उसको थोड़ी बेहोशी की कंडीशन बन जाएगी, फेंटिंग लाइक कंडीशन बनेगी। उसके अलावा मदर जो है वो एंग्जियस फील करेगी, थोड़ी एंजाइटी मैनर में रहेगी। तो ये इस तरीके के कुछ साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसी के साथ ही अगर हम देखें कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की दो फेजेस यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं। दो फेजेस में कौन कौन सी फेज हैं, जो किस तरीके से वो अकरेंस रहेगी इनकी। तो पहली फेज ये है, पहली फेज ये कह रही है कि फर्स्ट फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड कार्डियक अरेस्ट। यानी कि जो पहली फेज है, उस पहली फेज के अंदर हमें मदर की रेस्पिरेटरी फेल्योर देखने को मिल सकता है या कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है इस एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से, जो कि बहुत ही कैसी है, घातक सिचुएशन है। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, लीक होए जा रहा है बार बार, और टीयरिंग जो है वो भी कैसी हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि ऐसी सिचुएशन में कैसी फेज स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हेमरेजिक फेज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हेमरेजिक फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हेमरेजिक फेज में फिर ब्लड क्लॉट्स भी जाने लग जाएंगे और वो कार्डियक एक्टिविटी को बहुत ज्यादा अल्टर कर देंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके की फेज
जो है यहाँ पे बॉडी रेस्पॉन्ड करती है कि पहली में तो रेस्पिरेटरी फेल्योर देखने को मिलेगा, मदर जो है वो रेस्पिरेशन अपना प्रॉपर मैनर में नहीं ले पाएगी, कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशन में हेमरेजिक फेज में और ज्यादा जो है हार्ट की जो भी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा अल्टर हो जाएगी और हार्ट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसी के साथ हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें आगे हम देखते हैं कि इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो ये है कि मान लीजिए कि किसी प्रेशर, कोई एक्सेसिव एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कहाँ पे चला गया है, मैटरनल सर्कुलेशन में चला गया है। मान लीजिए यूट्रस के ऊपर एक्सटर्नल कोई प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर पड़ने की वजह से कहीं ना कोई टीयरिंग हो गई और टीयरिंग होने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर कर गया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में मदर हाइपोक्सिक भी हो सकती है। मदर अगर हाइपोक्सिक होती है तो बेबी भी कहीं ना कहीं हाइपोक्सिया की कंडीशन से सफर करेगा। दूसरी कंडीशन की कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रोसीजर लाइक कोई यूटेराइन कैथेटर लगा रहे हैं या आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी कहीं ना कहीं कोई टीयरिंग वगैरह हो सकती है, चाहे वो प्लेसेंटल साइड पे हो चाहे वो यूटेराइन साइड पे हो, कहीं से भी टीयरिंग हो सकती है और एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में जा सकता है। थर्ड जो कंडीशन है वो है इन केस ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन। प्लेसेंटल अब्रप्शन क्या है? प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्या है? सेपरेशन का मतलब ये है कि उस साइट से जहां से वो जुड़ा हुआ है वहां से क्या हो जाना, अलग हो जाना, बिछुड़ जाना। तो ये क्या है? प्लेसेंटा है जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर में है और नॉर्मल कंडीशन में ये सिचुएटेड है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है प्लेसेंटल अब्रप्शन की, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्लेसेंटा जो है वो प्री मैच्योरली सेपरेट होने लग जाएगा, धीरे धीरे वो सेपरेट होगा। तो क्या होगा, अगर सेपरेट होने लग जाएगा धीरे धीरे, तो सेपरेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे टीयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो साइट है यूट्रस की जो या जहां से ये सेपरेट हुआ है, यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, टीयरिंग होना स्टार्ट होने लग जाएगी। और यहाँ पे अगर टीयरिंग अगर होती है तो ऐसी टीयरिंग के साथ ही क्या चाहे जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कहाँ पे चला जाएगा, मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो प्लेसेंटल अब्रप्शन का अगर केस है तो उसके अंदर भी मैटरनल सर्कुलेशन में एमनियोटिक फ्लूइड जा सकता है और उसकी वजह से मदर जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की कंडीशन से सफर कर सकती है। फोर्थ जो कंडीशन है वो ये है कि अगर सिजेरियन सेक्शन के दौरान कोई एक्सेसिव कट वगैरह लग गया, या मान लो कि यूट्रस में एक्सेसिवली जो है वो टीयरिंग हो गई है, तो उसकी वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कहाँ पे जा सकता है, मैटरनल सर्कुलेशन में जा सकता है। फिफ्थ जो कंडीशन है रप्चर्ड यूट्रस। कोई एक्सटर्नल इंजरी, एक्सटर्नल ट्रोमा की वजह से अगर यूट्रस रप्चर हो गया है, उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं टीयरिंग होकर के और एमनियोटिक फ्लूइड एंटर कर सकता है मैटरनल सर्कुलेशन में। उसके अलावा ट्रोमा जैसे कि हम वर्जन करते हैं, वर्जन एक टेक्निक होती है जिसमें कि बेबी की पोजीशन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है कि हम उसकी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल करवा सकें। तो इसमें दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं, एक्सटर्नल सेफालिक वर्जन, इंटरनल पोडालिक वर्जन। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या ऑब्स्टेटिशियन अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म करता है वर्जन से रिलेटेड, तो इस वर्जन वाले प्रोसीजर में भी ट्रॉमा होने के चांसेस रहते हैं मदर को। तो ऐसी कंडीशन में भी कहीं ना कहीं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये थे कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड अगर कोई प्रेशर के थ्रू, एक्सेसिव एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू जो है मैटरनल सर्कुलेशन में चला गया हो, या किसी प्रोसीजर के थ्रू चला गया हो, और या फिर प्लेसेंटल अब्रप्शन के केस में, या सिजेरियन सेक्शन के केस में चला गया हो, या रप्चर्ड यूट्रस की कंडीशन में चला गया, या किसी ट्रॉमा की वजह से, और वो ट्रॉमा भी कैसा, कोई वर्जन प्रोसीजर करते समय अगर ट्रॉमा हो गया है तो उस कंडीशन में भी वो एमनियोटिक फ्लूइड मैटरनल सर्कुलेशन में जा सकता है।
उसी के साथ ही अगर इसको कंटिन्यू करें कि क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे ऐसी कंडीशन अगर मदर की होती है, तो इसमें सबसे पहला कि हमें मैटरनल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। मदर की कंप्लेंट रहेगी कि मुझे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, सांस लेने में कठिनाई हो रही है। उसी के साथ ही हमें मदर का जो बीपी है वो कैसा देखने को मिलेगा, डाउन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। उसी के साथ जो है फीटल डिस्ट्रेस भी देखने को मिल सकता है, बीपी डाउन हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो प्लेसेंटा को भी प्रॉपर जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और गैसियस एक्सचेंज लेवल जो है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से फीटस तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो मदर से नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। उसी के साथ ही हाइपोटेंशन के साथ साथ यूटेराइन हाइपरटोनिया होने के चांसेस भी रहते हैं, जिसके अंदर यूट्रस जो है वो एक्सेसिव टोन में आ जाएगा, और एक्सेसिव टोन में आने के साथ ही वो टेंडर लाइक स्ट्रक्चर या एक बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसी के साथ ही अगर हम देखें और अदर क्लिनिकल फीचर्स, तो इसमें कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, जिसमें कि कार्डियक और पल्मोनरी फंक्शंस जो हैं वो अल्टर हो जाएंगे। कार्डियक फंक्शंस अल्टर हो जाएंगे, जैसे कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी फंक्शंस प्रॉपर मैनर में जो है वो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी आएगी, तो मदर जो है वो हाइपोक्सिक हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में मदर कैसी कंडीशन में चली जाएगी, हाइपोक्सिक कंडीशन में चली जाएगी, और हाइपोक्सिक कंडीशन में चली गई तो कहीं ना कहीं न्यूरोजेनिक शॉक होने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है तो तुरंत क्या करना पड़ेगा, मदर को हॉस्पिटलाइज करके और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो ये थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स, सडन ऑनसेट ऑफ मैटरनल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोटेंशन एंड यूटेराइन हाइपरटोनिया, फीटल डिस्ट्रेस, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। ठीक है, और भी फर्दर क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं, लेकिन ये मेन है। ठीक है, उसी के साथ ही अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें मदर को क्या करना पड़ेगा, रिससिटेट करना पड़ेगा। उसकी जो प्रीवियस कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन थी, उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, मदर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईटी इंट्यूबेशन करना पड़ेगा, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करना पड़ेगा। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन उसको प्रोवाइड करेंगे, और 100% ऑक्सीजन मदर को देंगे। ठीक है, दूसरी बात की इसमें जो है ऑब्स्टेट्रिशियन जो है रिक्वायर्ड करते हैं कि उनको हाइड्रोकॉर्टिसोन आईवी इंट्राविनसली दिया जाए लार्ज डोजेस के अंदर, और इसी के साथ ही एमिनोफाइलिन के इंजेक्शंस जो हैं वो दिए जाएं, जिससे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रेस से क्या किया जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके। उसी के साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो फ्रेश ब्लड चढ़ाया जा सकता है मदर को, अगर ब्लड की कमी हो रही है, या फिर अगर जरूरत पड़ी तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट्स जो कि ब्लड के कंटेंट्स हैं, ये भी मदर को दिए जा सकते हैं। इसी को मैनेजमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तो मैनेजमेंट को कंटिन्यू करने के साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स जो आ रहे हैं मदर के, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट के लिए डिसीजंस लिए जाएंगे। और इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो अगर कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन अगर हो रही है और मदर जो है कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम में है और मदर पूरी फैंटिंग कंडीशन में जा चुकी है, बेहोश हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में रिससिटेशन जो टीम है, ये रिससिटेशन टीम हमारे स्टैंडर्ड एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल्स को यूज करेगी, जिसमें कुछ सीपीआर टेक्निक्स वगैरह आती हैं वो यूज करेगी, और मदर की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगी। और सीपीआर की अगर जरूरत पड़ी तो सीपीआर मदर को देना पड़ेगा। और इसके अलावा फर्दर ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर मदर को अगर जरूरत पड़ रही है कि आईसीयू शिफ्ट करने की, कि आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा मदर को, तो हम मेडिकल और सर्जिकल आईसीयू में भी मदर को शिफ्ट कर सकते हैं, वो नीड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप देखें कि फीटस के लिए हम क्या करेंगे, तो फीटस के लिए हम कंटिन्यूअसली जो है फीटस की मॉनिटरिंग करेंगे। फीटस की मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे
फीटस के साइंस को चेक करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग में FHR, फीटल हार्ट रेट वगैरह चेक करनी पड़ेगी कि बच्चे की कंडीशन जो है वो कैसी है, नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। इसी को कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रेग्नेंट वीमेंस जो हैं, अगर किसी ऐसी कंडीशन से गुजर रही है कि हाइपोटेंशन की कंडीशन है, तो हाइपोटेंशन की कंडीशन में मदर का वीनस रिटर्न भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, मदर को एक अच्छी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि मदर का जो विनस रिटर्न है वो अच्छा हो जाएगा। विनस रिटर्न अच्छा होगा तो बीपी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी। तो जो भी ब्लड फ्लो चल रहा है, ब्लड फ्लो का जो कॉम्प्रोमाइज चल रहा है अप डाउन, उसको नॉर्मल करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पोजिशनिंग देनी पड़ेगी। तो मदर को यहाँ पे हम जो पोजिशनिंग प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे देंगे हम लेफ्ट लेटरल पोजिशन। लेफ्ट लेटरल पोजिशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, जो ग्रेविड यूट्रस था, उस ग्रेविड यूट्रस का जो प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा अपनी साइड से। और जैसे ही वो प्रेशर हटेगा तो इंफीरियर वेना केवा क्या हो जाएगी, कंप्रेस होने से बच जाएगी और प्रॉपर जो है वो ब्लड फ्लो होने लग जाएगा, जिसकी वजह से बीपी जो है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक मेंटेन हो सकेगी। इसी के साथ ही हम यहाँ पे अगर कंटिन्यू करें इसको कि इसके अगर तीन हमने यहाँ पे मेन गोल रखे हैं कि हमारे 3 मेन गोल रहेंगे यहाँ पे। द 3 मेन गोल्स आर दैट ऑफ द ट्रीटमेंट आर, इसमें पहला जो हमारा मेन गोल रहेगा कि हमें प्रॉपर जो है ऑक्सीजनेशन करना है मदर का। दूसरा हमारा मेन गोल रहेगा कि हमें कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। मदर की जो कार्डियक एक्टिविटी है उसमें कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर को हमें मेंटेन करना है। थर्ड कंडीशन की करेक्टिंग कोएगुलोपैथी, अगर कोई क्लॉट्स वगैरह चले गए हैं सर्कुलेशन में तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 मेन गोल यहाँ पे रहेंगे, जिसमें पहला जो मेन गोल है वो है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन में हम फीटस की कंडीशन जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजनेशन के लिए फीटस की कंडीशन और मदर की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए 100% कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अभी मैंने आपको बताया एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के द्वारा 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी और SpO2 प्रॉपर मैनर में चेक किया जाना चाहिए। तो SpO2 लेवल चेक करेंगे और SpO2 लेवल कितने से ज्यादा आना चाहिए, 90% से ज्यादा आना चाहिए। दूसरा जो मेन गोल है हमारा वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर मैंने आपको भी बताया कि सर्कुलेशन के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो है मदर को यहाँ पे अगर कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर अगर हमें उसका मेंटेन करना है तो हम यहाँ पे लेफ्ट लेटरल पोजीशन के साथ या फ्लैट पोजीशन के साथ हम थोड़ा सा स्लाइड ट्रेड लाइन पर पोजीशन भी मदर को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि वीनस रिटर्न को बढ़ा देगी। वीनस रिटर्न को बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं जो है बीपी और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा फ्लूइड थेरेपी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। फार्माकोलॉजिकल एजेंट जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन प्रेस्क्राइब करते हैं कि जो भी ड्रग्स वगैरह दी गई हैं वो प्रॉपर मदर को दी जानी चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मॉनिटरिंग भी जो है यहाँ पे प्रॉपर की जानी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई अरिथमिया की कंडीशन बन रही है, प्रॉपर रिदम वगैरह नहीं आ रही है हार्ट की, तो वो भी उसके लिए भी ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। उसके लिए फार्माकोलॉजिकल एजेंट में जैसे कि डॉक्टर कई बार प्रेस्क्राइब करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन में भी 500 mg IV एवरी 6 आवर, हर 6 घंटे में 500 mg IV इंट्राविनसली हाइड्रोकोर्टिसोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और उसके अलावा वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, जिसमें कि RL और NS वगैरह फर्स्ट लाइन थेरेपी में यूज किए जाते हैं, जो कि बीपी को मेंटेन करेंगे। उसी के साथ ही अगर थर्ड हमारा मेन गोल देखें कि थर्ड मेन गोल क्या था, हमारा थर्ड मेन गोल था कि हेमरेज को कंट्रोल करना है और कोएगुलोपैथी को कंट्रोल करना है। जो क्लॉट्स वगैरह हो रहे हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम BT कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, या ब्लड कंपोनेंट्स की अगर जरूरत पड़ रही है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हमें ये यूज करना है। उसी के साथ ही अगर देखें तो क्रायोप्रेसिपिटेट भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि AFE के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। एमनियोटिक फ्लूइड
अगर मान लीजिए कि चला गया है, सर्कुलेशन में चला गया है, तो कहीं ना कहीं क्लॉट्स भी जो है वो, ब्लड के क्लॉट्स भी जो है वो चले जाएंगे सर्कुलेशन में। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स दिए जाते हैं, जो बाहर से एक्सटर्नली प्रोवाइड किए जाते हैं मदर को, जो कि क्या करेंगे, उन जो भी एम्बोलिज्म बने हैं उनको क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे, और उनको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के द्वारा क्या कर देंगे, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या कर देंगे, इंजेस्ट करवा देंगे या डिस्ट्रॉय करवा देंगे। तो ये था कुछ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की डेफिनेशन हमने डिस्कस की, इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, उसी के साथ ही एक अच्छा मैनेजमेंट जो है इसमें हमें देखने को मिला। तो इसमें मेन जो है ये 3 गोल थे हमारे कि पहला कि ऑक्सीजनेशन हमें मदर का प्रॉपर मैनर में करना है, और मेंटेन करना है कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर, और हमें करेक्ट करना है कोएगुलोपैथी को, जो भी क्लॉट्स वगैरह हो रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। फीटल कंसिडरेशन की बात करें कि हमें ये भी देखना है कि जैसे ही मदर की कंडीशन अगर इम्प्रूव होती है, तो हमें जैसे ही अगर मदर की कंडीशन इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी फीटस की डिलीवरी करानी पड़ेगी। उसी के साथ ही फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फैमिली सपोर्ट रहेगा तो फैमिली सपोर्ट रहेगा तो इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, मैटरनल और फीटल मोर्टेलिटी की रेट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्राइसिस की सिचुएशन में तो फैमिली मेंबर्स ही काम आते हैं, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये था एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी तरीके का अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका जवाब मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। मेडिएक्स एजुकेशन से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।